हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मज़े से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अब हम पढ़ेंगे क्लास 10th की ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर है वाटर रिसोर्स। चैप्टर बहुत ही इजी है। आप रिसोर्स को पढ़ चुके हैं, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को पढ़ चुके हैं। अब वाटर रिसोर्स जो सबसे कंपलसरी एलिमेंट है, रिसोर्स है, ह्यूमन बीइंग के लिए भी, एनिमल के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत ही ईजी है, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, लेकिन आप बुक में से चैप्टर को रीड करना ना भूलें। वाटर रिसोर्स यू ऑल नो, यानी हम सभी जानते हैं दैट द अर्थ सरफेस इज 3/4 एरिया इज कवर्ड विद वाटर, यानी टोटल जो अर्थ है उसका 3/4 जो एरिया है वो वाटर से कवर्ड है। लेकिन उसमें 96.5% जो वाटर है वो ओशियंस में एग्जिस्ट करता है, यानी जो ड्रिंकेबल नहीं है, जो ह्यूमन यूजेबल नहीं है। तो अप्रोक्सीमेटली 97% आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, 96.5% है। रिमेनिंग 2.5% है वो फ्रेश वाटर है, और उसमें से भी जो केवल ह्यूमन ड्रिंक कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग ड्रिंकेबल है, वो केवल 1% है। ये आप याद रखेंगे। तो टोटल 1/3/4 जो पार्ट है इंडिया का, मतलब अर्थ का, सॉरी वर्ल्ड का, वो कवर्ड है वाटर से। और उसका 96.5% जो वाटर है वो ओशियंस में एग्जिस्ट करता है, जो साल्टी है, जो ड्रिंकेबल नहीं है, ह्यूमन यूजेबल नहीं है। 2.5% जो है वो फ्रेश वाटर है, उसका भी क्लासिफिकेशन है, उसको हम देखेंगे। अबाउट 68.7 यानी 69 जो परसेंट है फ्रेश वाटर का, वो एग्जिस्ट एज आइस शीट्स। जो आइस शीट्स में, ग्लेशियर्स में, या अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन्स, ये जो कुछ एरियाज हैं इनमें एग्जिस्ट करता है 69% जो फ्रेश वाटर है वो। दोबारा से देखेंगे कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, आइस शीट्स में, ग्लेशियर्स में, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और माउंटेनियस जो रीजन्स हैं उनमें। इस 2.5 का याद रखेंगे, 2.5 का 69%। लेस देन 30% इज स्टोर्ड एज ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड अंडर द अर्थ, आपको पता होगा जो वाटर एग्जिस्ट करता है, वो लेस देन 30% है टोटल फ्रेश वाटर का। इंडिया रिसीव्स ओनली 4% ऑफ ग्लोबल प्रिसिपिटेशन, यानी टोटल वर्ल्ड में जितनी भी रेन होती है उसका 4% वाटर ही इंडिया ले पाता है। तो ये जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू भी, ये जो नॉलेज है, ये जो कंसेप्ट हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप भूलेंगे नहीं। तो फ्रेश वाटर को दोबारा से एक बार रिकॉल करेंगे। टोटल 2.5% वर्ल्ड में फ्रेश वाटर है, उसका भी 69% है वो आइस शीट्स में, ग्लेशियर में, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन्स में एग्जिस्ट करता है। और लेस देन 30% है वो ग्राउंड वाटर है। और इंडिया पूरे वर्ल्ड की, ग्लोबल की जो प्रिसिपिटेशंस हैं, यानी जो रेन होती है पूरे वर्ल्ड में, उसका 4% ही ले पाता है। फिर हम बात करेंगे वाटर स्कैरिसिटी, यानी पानी की जो कमी है वो क्यों होती है। द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर स्कैरिसिटी इन द वर्ल्ड, यानी पानी की कमी के पीछे कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये आप याद रखेंगे। पॉपुलेशन, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ज़्यादा वाटर का जो यूज है वो ज़्यादा बढ़ेगा। तो आपको पता होगा कि हम चाइना के बाद सेकंड पोजीशन पे है इंडिया पॉपुलेशन में। तो वाटर की जो स्कैरसिटी है वो इंडिया में इस वजह से भी है। फिर है इंक्रीज इंडस्ट्रियल एरिया। तो इंक्रीज्ड इंडस्ट्रियल एरियाज में, यानी आपको पता होगा बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में या इंडिया में वो हैं, और उनके लिए वो जो इंडस्ट्री हैं वो वहीं ज़्यादा डेवलप होती हैं जहाँ पर वाटर जो है उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो ज़्यादा होती है, और इनकी वजह से जो वाटर है वो पोल्यूट भी ज़्यादा होता है और स्कैरसिटी भी ज़्यादा होती है। फिर है ओवर यूज, चाहे मैन हो या फिर इंडस्ट्रियल एरियाज हो या फिर एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वाटर का जो है ओवर यूज डे बाय डे हम कर रहे हैं। कुछ जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ऐसा है, कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जिनमें जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा हमें यूज़ करना पड़ता है। ह्यूमन बीइंग भी अपनी सेल्फिश के लिए बहुत ज़्यादा ओवर यूज कर रही है वाटर का। फिर है अनइक्वल एक्सेस ऑफ
टू वाटर, आपको पता होगा कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो वाटर है वो एग्जिस्टेंस है, या जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ एरियाज हैं जहाँ पर लेस वाटर की अवेलेबिलिटी है। उस वजह से जहाँ पर लेस क्वांटिटी है वाटर की, वहाँ वाटर स्कार्सिटी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से अनइक्वल जो एक्सेस है वाटर की वो भी। फिर दूसरा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं वाटर स्कैरसिटी के लिए, क्योंकि उनमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा जो वाटर है वो चाहे लेक्स का हो चाहे रिवर्स का हो वो हमें यूज़ करना पड़ता है। और ये बात भी आप याद रखेंगे, 22% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इंडिया डिपेंड्स ऑन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। यानी टोटल इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 22% जो है पूरे 100% की वो डिपेंड करती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे, जो मेनली वाटर पे ही डिपेंड करती है। तो वाटर स्कैरसिटी इन रीजन से होती है। ये जो फैक्टर्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं वाटर स्कैरसिटी के लिए। तो अब हम पढ़ेंगे मल्टीपर्पज जो रिवर प्रोजेक्ट्स हैं या जो डैम्स हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, उनका जो यूज है वो किस तरह से होता है या वो किस तरह में बेनिफिशियल हमारे लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए हैं। फर्स्ट है इरिगेशन, यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा है यूज इनका। आपको पता होगा कि जहाँ पर डैम होता है वहाँ का जो नियर बाई जो एरियाज हैं उनमें इरिगेशन जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। फिर हाइड्रो पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ड्रिंकिंग के लिए भी यूज होती है जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं वो। फिर फिश फार्मिंग जो फिश ब्रीड हैं उनको भी जो हैं कुछ जो प्रोफेशनल हैं या फिर जो कुछ बिजनेसमैन हैं या कुछ लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो वहाँ नियर बाय फिश फार्मिंग करते हैं और उसे अपनी जो अर्निंग है वो करते हैं। फिर है फ्लड कंट्रोल, ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं ये फ्लड को कंट्रोल करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ये भी इनका बेनिफिट है। फिर अवॉइडेंस ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट्स, यानी यहाँ जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जहाँ भी होंगे उन एरियाज में ड्राई सीजन में भी जो वाटर है वो स्टोर रहेगा और वहाँ नियर बाई जो फील्ड्स हैं, नियर बाई एरियाज हैं उनमें जो वाटर की एग्जिस्टेंस है वो रहेगी। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं वो किस तरह बेनिफिशियल हैं, किस तरह यूजेबल हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, वो आपने देख लिया। एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं। इरिगेशन या एग्रीकल्चर के लिए, हाइड्रो पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ड्रिंकेबल फिश फार्मिंग के लिए, फ्लड कंट्रोल और ड्रॉट्स और फ्लड को जो है अवॉइडेंस, यानी जब रेनी सीजन होता है तो हम इनमें स्टोर कर लेते हैं और जब ड्राई सीजन होता है तो इनसे नियर बाई एरियाज में हम जो ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू निकाल देते हैं, तो ये इनका फायदा है। और ऐसा नहीं है कि अभी केवल मॉडर्न एरा में ही ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो प्रोसेस है ये अब है, लेकिन ये है एंशिएंट टाइम से ही। जो वाटर स्टोरेज है या फिर एग्रीकल्चरल के लिए वाटर की एग्जिस्टेंस है वो एंशिएंट टाइम से ही चली आ रही है, तो इसको भी हम देखेंगे। फ्रॉम एंशिएंट टाइम हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर लाइक डैम है, कैनाल्स हैं आर बिल्ट फॉर इरिगेशन एंड डोमेस्टिक पर्पज, यानी पहले भी जिस हिसाब से यानी टेक्नोलॉजी कम थी लेकिन फिर भी एंशिएंट टाइम में भी जो डैम हैं और कैनाल्स हैं यानी जो नहरें हैं उनको बनाने का काम मतलब प्राचीन समय से एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है और उसको यूज करते थे इरिगेशन में और डोमेस्टिक के लिए। आपको पता होगा कि फिरोज शाह तुगलक ये आप याद रखेंगे, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसको मैन ऑफ कैनाल्स या मैन ऑफ जो नहर आप बोलते हैं, नहरों का आदमी या मैन ऑफ कैनाल्स इसको कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। इसने पूरे इंडिया में और मोस्ट ऑफ हरियाणा में बहुत सारी जो नहरें हैं कैनाल्स हैं उनकी जो फॉर्मेशन है उनका जो बिल्डअप है वो किया था। द स्लूज ब्यास रिवर बेसिन, द भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर बोथ इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक। तो ये आपको पता होगा सतलुज और ब्यास रिवर बेसिन है, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है, ये इरिगेशन और डोमेस्टिक यूज के लिए दोनों तरह के से यूज होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं ये केवल बेनिफिशियल नहीं हो, इनकी वजह से कुछ मतलब हम कहते हैं डीमेरिट्स भी या जो लिमिटेशंस हैं वो भी हैं। जैसे लार्ज डैम्स है जो
मैनी सोशल मूवमेंट्स जैसे नर्मदा बचाओ है, टिहरी डैम आंदोलन है, क्योंकि यहाँ जो है जहाँ पे भी ये जो डैम्स हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनेंगे वहाँ से लोगों को माइग्रेट होना पड़ेगा, तो उनके जो इनहैबिटेशन है दोबारा से उनको हैबिटेट करने की जो प्रोसेस है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस है और कई बार वो अच्छी तरह से हैबिटेट नहीं भी हो पाते और वहाँ उनके जो एरियाज है उनको माइग्रेट होना पड़ता है। इस तरह से कुछ जो सोसाइटीज़ हैं, कुछ जो कम्युनिटीज़ हैं वो मूवमेंट भी करती हैं, जैसे नर्मदा बचाओ मूवमेंट चला है, टेहरी डैम आंदोलन चला है और बहुत सारे जो और भी मूवमेंट्स हैं वो भी चले हैं। तो जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने से पहले, उनको यानी फॉर्मेशन चलाने से पहले गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वहाँ की जो नेटिव जो कम्युनिटीज़ हैं उनके इनहेबिटेशन के लिए प्रॉपर जो स्टेप्स हैं वो गवर्नमेंट उठाए। तो इरिगेशन है, चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मैनी रीजन्स, यानी एरियाज वाला रीजन था वो। तो ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जहाँ पे भी हैं वहाँ पर कमर्शियल जो क्रॉप्स हैं वहाँ वो ज़्यादा होंगी, जैसे शुगर केन है या जूट है या जो राइस है, धान है, उनकी जो क्रॉप है उसको बढ़ावा दे रहे हैं और उस वजह से ओवर यूज हो रहा है और बाद में जब वो हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो उस वाटर को दोबारा से जो रिवर्स में या कनाल्स में हम निकाल देते हैं जो फार्मर्स हैं वो, और उस वजह से वाटर जो पॉल्यूशन है वो होता है। इस वजह से जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं वो भी मतलब नुकसानदायी साबित हो सकते हैं, उनकी भी लिमिटेशंस हैं। इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स, आपको पता होगा कि कावेरी रिवर के ऊपर कर्नाटक और तमिलनाडु का जो डिस्प्यूट है वो चला हुआ है। SYL यानी सतलुज यमुना जो लिंक रिवर है उसके ऊपर हरियाणा और पंजाब का जो डिस्प्यूट है वो चला हुआ है। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स या जो रिवर्स हैं उनके यहाँ पे इंटरस्टेट जो डिस्प्यूट्स हैं वो भी होते रहते हैं। तो वाटर एरिया जहाँ पे भी होगा वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, आपको पता होगा, और अर्थक्वेक का आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जो एरियाज हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा जो मशीनरी है वो चलती रहती है और जो मूवमेंट्स है जो अर्थ की वो होती रहती है। तो ये कुछ डीमेरिट्स भी हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स की, ये आप याद रखेंगे, और कुछ जो इनके बेनिफिट्स हैं वो भी। अब बात आती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो जो बहुत ही वाटर को कंजर्व करने के लिए एक अच्छा तरीका है। इट इज़ ए टेक्निक थ्रू विच वाटर इज स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर यूज एंड बेटर पर्पज, यानी बेटर पर्पज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए या इरीगेशन के लिए या फ्यूचर यूज के लिए जो हम वाटर को स्टोरेज करते हैं, रेन के वाटर को, ये आप याद रखेंगे, रेन वाटर को ज़रूरी है। तो वो जो प्रोसेस है वो कहलाती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे रूफ टॉप वाटर है वो ड्राई एरियाज में की जाती है, मेनली राजस्थान में फेमस है, ये आप याद रखेंगे। गुल्स हैं या कुल्स हैं, ये हिली एरियाज में जो हैं इरिगेशन के लिए काम आती हैं, और मेघालय और जो शिलोंग है वहाँ पर जो ये जो गुल्स है और जो कुल्स है, ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो टेक्निक है ये फेमस है। रूफ टॉप हार्वेस्टिंग है, ये राजस्थान में मेनली यूज होती है क्योंकि वहाँ पर ड्राई एरिया ज़्यादा रहते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको पता लग गया कि वाटर को स्टोरेज करना बेटर पर्पज के लिए या इरिगेशन के लिए, डोमेस्टिक के लिए या फ्यूचर यूज के लिए। तो इसकी कुछ टेक्निक्स हैं। गुल्स या कुल्स, ये हिली एरियाज में काम आएंगी, जैसे मेघालय है, शिलोंग है, वहाँ इरिगेशन के पर्पज के लिए ये जो टेक्निक है ये काम आती है। रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग है, ये ड्राई एरियाज में होती है, मेनली राजस्थान में। और ये बात आप याद रखेंगे जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तमिलनाडु इज द फर्स्ट एंड द ओनली स्टेट वेयर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कंपलसरी, यानी तमिलनाडु जो स्टेट है वो पहला भी है और एकमात्र स्टेट है जिसने रूफटॉप जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसको कंपलसरी कर रखा है, और उस प्रोसेस को, उस टेक्निक को जो नहीं अपनाता उसके लिए लीगल प्रोसेस भी है, यानी उनके ऊपर फाइन भी है। तो ये आप याद रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक या दो बार बुक में जो चैप्टर की जो और डिटेल इंफॉर्मेशन है वो दे रखी है, वो भी ज़रूर पढ़नी है आपको, ताकि ये पूरा चैप्टर आपको इजीली समझ में आ जाए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट रिवोल्ट, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।